हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक एक्सपर्ट। मैं गौरव आज आप सभी को बताऊंगा कि पीएचडी वाकई में क्या है, पीएचडी कौन कर सकता है और कितने इयर्स की होती है, साथ ही साथ क्या पूरा माजरा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएचडी जो है वो एक डॉक्टरल रिसर्च डिग्री है। ठीक है, ये आप अभी तक की जो पढ़ाई हम अपने लाइफ में करते हैं, आप यहाँ अगर आने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मास्टर्स में आ गए होंगे। बैकग्राउंड आपका चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी हो, क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, जो पूरा करिकुलम है वो सेम है। तो ये डॉक्टरल रिसर्च डिग्री है जहाँ पर आपको उपाधि दी जाती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है पीएचडी में, बाकी उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता। उस एग्ज़ाम का नाम कोर्स वर्क दिया गया है, वो भी आप अगर चाहें तो नहीं दे सकते हैं। कब? जब आप इससे पहले का जो एक स्टेज है वो है एमफिल अगर करके आए हैं तो। क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रावधान है कि एमफिल कहीं नहीं होगा, तो डायरेक्ट एमए के बाद यहाँ आएंगे तो 6 महीने का एक पढ़ाई आपका होगा, कोर्स वर्क, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम देने, उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो ये बताऊंगा मैं, ये क्या जो मैंने आपको कहा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा पीएचडी होता क्या है, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो पीएचडी मतलब सिंपली ये समझिए कि जैसे आप बीए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, उसी के बाद एमए के बाद पीएचडी होता है। ठीक है, और पीएचडी का मतलब ये है कि फिलॉसफी इन डॉक्टरेट, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह से कहते हैं, या फिर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आप कह सकते हैं, है ना। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या इस तरह की चीज़ें क्यों। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचडी का मतलब ये होता है सिंपल सा शब्दों में कि आप किसी एक विषय के विशेषज्ञ हैं। आपके पास किसी एक विषय को लेकर जिस पर आपने पीएचडी किया है, उसमें आपके पास इतनी जानकारी है जो शायद किसी दूसरे के पास नहीं होगी। ये मान्यता है, और ये एक कह सकते हैं कि ये कहा जाता है, ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप पीएचडी जो करते हैं अमूमन मिनिमम 3 साल से मैक्सिमम 6 साल 10 साल तक लोग करते हैं। तो जहाँ पर आप किसी एक विषय पर सिर्फ 3 साल का समय दे रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली उस विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक है, तो पीएचडी कौन कर सकता है, हम उस पर आते हैं। अगर आप एमए पास आउट हो गए हैं या फिर एमए पास कर लिए हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पीएचडी हम क्यों करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना है, कॉलेजेस के बारे में सुना है, तो वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें हम टीचर नहीं कहते हैं। टीचर कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन उनकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो है प्रोफेसर की। 2 लोग हमें पढ़ाते हैं, एक तो टीचर, एमए तक नहीं कह सकते हैं हम, 12 तक हम कह सकते हैं कि हमें जो पढ़ाई जाती है, हमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो नॉर्मल एक टीचर होते हैं जो कि बीए डीएड इस तरह की चीज़ें पास आउट होते हैं। लेकिन जब हम डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें लेक्चर्स देते हैं, उन्हें एक टर्मिनोलॉजी लेक्चरर की भी है और दूसरा प्रोफेसर की भी है। तो ये कौन होते हैं? ये सभी दोस्तों पीएचडी होल्डर होते हैं। ये सभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए होते हैं। तो अगर आपको अपने लाइफ में किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एज ए टीचर ज्वाइन करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीएचडी करनी होगी। पीएचडी के बेस पे ही आपको वहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यही एक मेन करियर पॉइंट ऑफ व्यू का, आप पीएचडी के बाद डायरेक्ट आप प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए ये अर्हता चाहिए। उसमें भी लेवल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। ओके, तो पीएचडी किसके लिए? प्रोफेसर बनने के लिए। कब करेंगे? एमए होने के बाद। एमए जैसे आपने पास आउट कर लिया, उसके बाद आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब मन में आपकी बात आ रही होगी कि हम जैसे कि एमए बीए में सीट्स आती हैं हर जगह, हर वर्ष कहीं 20 कहीं 25 एग्जैक्टली आता है ना, मतलब उसमें कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर मैं कहूँ कि एमए में मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, एमए में सोशल वर्क में 30 सीटें आती है, तो हर वर्ष आती है। लेकिन पीएचडी में ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि एक क्लास का क्लास टीचर एक ही कोई व्यक्ति होता था जो टीचर होता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पीएचडी में क्या होता है, आपको जितने लोगों के एडमिशन्स होते हैं उन एडमिट हुए बच्चों के एक रिसर्च गाइड होते हैं, और एक करिकुलम है या फिर एक क्राइटेरिया है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है कोई और उसके अंडर पीएचडी हो रहा है तो वो 4 को एक टाइम में पीएचडी करा सकता है। एसोसिएट है तो 6,
ये थोड़ा सा जो नंबर्स कह रहा हूँ ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है, ठीक है। और जब तक वो चारों पीएचडी करता रहेगा, जब पीएचडी उनकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उनके अंदर सीट नहीं आएगी। फॉर एन एग्जांपल, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरे अंदर 4 लोग पीएचडी कर रहे हैं, वो 4 लोग अभी इनरोल हुए हैं, तो मिनिमम 3 साल में उनको जमा करना है, ये भी नियम है। तो आज 22 चल रहा है, 23, 24, 25, यानी कि 25 के पहले मेरे अंदर कोई सीट नहीं आएगी, ठीक। और अगर मेरी यूनिवर्सिटी में मैं ही इकलौता प्रोफेसर हूँ और कोई दूसरा नहीं है मेरे विभाग में, तो 25 तक सोशल वर्क में कोई पीएचडी की सीट नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए 4 प्रोफेसर हैं और 4 प्रोफेसर के अंदर चारों इसी बार नए नियुक्ति हुई थी, नया वो वैकेंसी आया था, रिक्रूटमेंट हुई है, तो चारों पूरा फुल हो गया है, तो अब 3 साल तक कोई पोस्ट नहीं आएगी। अब कुछ आगे पीछे हुआ होगा, मान लीजिए कहीं 10 प्रोफेसर है, किसी के अंदर 2020 में इनरोल हुआ, किसी के अंदर 2018 में इनरोल हुआ, तो आते रहेगा थोड़ा बहुत। तो पीएचडी में नंबर ऑफ सीट्स को लेकर जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो फिक्स नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर पीएचडी करनी है तो आपको डायरेक्टली या फिर रेगुलर बेस पे, जैसे आपने एमए किया वैसे पीएचडी मिल गया तो बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है तो आपको वेट भी करना पड़ सकता है 1 साल 2 साल, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने एमए किया वहीं आपको पीएचडी करना है। भारत में कहीं में भी, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है, वहाँ आप एंट्रेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, आप पीएचडी करेंगे। पीएचडी में कह सकते हैं एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसके बाद इंटरव्यू देती है। यहाँ पे एक और आपको प्रावधान है, जैसे कि शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीईटेट जो भी होते हैं वो पास आउट करना पड़ता है। उसी तरह से प्रोफेसर बनने के लिए एट प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की भरने के लिए एक एग्ज़ाम होती है ऑल इंडिया लेवल पर, जिसे नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको पास आउट करना होता है। ये आप एमए में एग्ज़ाम को फर्स्ट ईयर के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और इसके बेस पे कई यूनिवर्सिटीज़ ये आपको ऑफ़र देती है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और नेट क्वालिफाइड हैं, नेट पास आउट हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में चले जाएंगे। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं या और इस तरह की कई यूनिवर्सिटी से आप वो चेक करेंगे, उनके जब नोटिफिकेशंस आते हैं एडमिशन को लेकर, उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा इफ़ यू पास्ड नेट देन यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या बातें याद रखनी है कि पहला तो आपको एमए पास आउट होना है। एमए अपेयरिंग के दौरान आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बैठना है। इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई करने के बाद दोनों के नंबर पे आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 3 साल का कम से कम होता है, जिसमें 6 महीने का कोर्स वर्क होगा और ये 2.5 साल में या पूरा 2.5 साल में आपको रिसर्च करना होता है। तो अमूमन सोच रहे होंगे आप करना क्या है पीएचडी में। तो मज़ेदार बात ये है दोस्तों, यहाँ करना ये है कि मान लीजिए मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, सोशल वर्क से मैंने पीएचडी इनरोल कर लिया है, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, मेरा टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ, मेरा टॉपिक है होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट को लेकर मैं काम करूंगा। अब भारत में या कह सकते हैं कि दुनिया में रूरल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है, क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या मॉडल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, वगैरह वगैरह, जितनी चीज़ें, जितने एस्पेक्ट हैं, उन सब की समझ मुझ में होनी चाहिए। भले सब पर काम मेरा ना हो, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिटेशन है। जैसे कि मैं अभी आगे देख रहा हूँ तो पीछे कौन मुझे मारना चाह रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ माई सेल्फ, है ना, देखने की दृष्टि में। ठीक उसी प्रकार एवरी रिसर्च, हर रिसर्च का एक लिमिटेशन होता है कि हाँ इस दायरे में हमने काम किया, तो वही काम आपको करना होता है। उसको आपको एक रिपोर्ट टाइप, जिसे थीसिस राइटिंग कहते हैं, थीसिस के रूप में आपको टाइप करके बाकायदा डेटा के साथ एग्जैक्टली, जो कि पूरा काम आपका मौलिक होना चाहिए, आपको सबमिट करना होता है। इस पीएचडी में आपको एक रिसर्च गाइड मिलते हैं, जो वो आपके पूरे रिसर्च में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो जितना आप रिसर्च गाइड के कनेक्ट में रहेंगे और जितना रिसर्च गाइड आपके कनेक्ट में रहेंगे, दोनों के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे दोनों का अकादमिक लाभ है।
क्योंकि रिसर्च गाइड को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने प्रमोशंस के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए आपके बेहतर पीएचडी की ज़रूरत है, और आपको अपने बेहतर पीएचडी के लिए और आपको अपने कहीं नियुक्ति के लिए आपके अपने गाइड की भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही दोनों का डेवलपमेंट है। तो कभी भी पीएचडी के दौरान या एज यूजुअल नॉर्मल अपने लाइफ में भी आप कहीं मनमुटाव और इस तरह चीज़ें ना करें, और इस तरह की चीज़ों में पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार जब ट्रस्ट चाहे रिसर्च गाइड का एक स्कॉलर पे चला जाए या फिर एक स्कॉलर का रिसर्च गाइड से चला जाएगा, तो वो पूरे ड्यूरेशन में बहुत ही सही तरीके का संबंध कह सकते हैं नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत अंदर की बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को भी आपको समझना होगा। पीएचडी में एडमिशन लेने का मतलब ही यही है कि आपको पूरे तरीके से एक रिसर्चर की या फिर एक खोजी की तरह हर चीज़ में कि ये पेन है तो पेन क्यों है, कहाँ से है, कैसे है, कब से है, क्यों लिखता है, नीचे क्यों हुआ, ब्लू कलर क्यों आया, इस तरह की चीज़ें आपको खासकर अपने विषय में लेकर खासकर हर चीज़ों को लेकर आपके मन में आनी चाहिए। तो ये पूरा पीएचडी का मैंने आपको टेकोरम बताया, जो कि यहाँ एक आर्टिकल भी मैंने ओपन करके रखा है, ओरिजिन पीएचडी कहाँ से आया, पीएचडी प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें ना, ये अंदर की चीज़ें हैं। पीएचडी में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू इन द सेंस कि आपको जिस सब्जेक्ट पे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, टेक्स्ट बुक में, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, वीडियोस में, ऑडियोस में, रिपोर्ट्स में, उसको आपको पढ़ना होता है, उसका आपको समीक्षा करना होता है। दूसरा होता है आपको कंडक्ट करना होता है रिसर्च को। तीसरा होता है प्रोड्यूस करना होता है एक थीसिस, ठीक है। चौथा होता है आपको डिजर्टेशन लिखना है, वही थीसिस प्रोड्यूस करने के बाद डिजर्टेशन लिखना है। फिर पांचवा एट लास्ट आपका पीएचडी कंप्लीट करने के टाइम में एक इंटरव्यू टाइप वाइवा होता है, जिसमें आपके एक्सपर्ट्स होते हैं और आपके अपने यूनिवर्सिटी, आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं और उसके बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। देन आफ्टर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम सरकारी जो अभी नियम है उसके अनुसार 5 से 6 साल के अंदर, 5 साल मान के अंदर, 5 साल के अंदर आपको जमा करना है। अगर आप 5 साल में जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिलता है जिसको डी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो डेकोरम है दोस्तों, मैंने आपको पीएचडी के बारे में बताया। जैसे मैंने बताया वर्किंग विथ योर सुपरवाइजर, जो रिसर्च गाइड है उसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, हिंदी में शोध निर्देशक बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है सब कुछ पीएचडी के बारे में। कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में कीजिएगा और बताइएगा। एक और चीज़ दोस्तों, पीएचडी में जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको 2 रिसर्च पेपर या आर्टिकल ऐसा कुछ करके होता है, मतलब आपको पब्लिश कराना होता है। वो आपको डेकोरम मिल जाएगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से ये पास आउट करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करेंगे वहाँ की पीएचडी ऑर्डिनेंस आपको एक बार पढ़ना चाहिए। वो आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के साइट्स पर भी होती है। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम का लिंक देकर रखा हूँ एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डालता रहूँगा पीएचडी ऑर्डिनेंस क्या होता है, पीडीएफ में रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स आदि में भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ये भी उसमें मेंशन है, तभी आपका पीएचडी जो सबमिशन के दौरान ये सब चीज़ें मांगी जाती है। प्लेगरिज्म नहीं करना है। प्लेगरिज्म मतलब दूसरे की किसी चीज़ को अपना बता के नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, प्लेगरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यही है पीएचडी, और तो कुछ मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है कुछ नहीं है। तो कुछ आपके मन में अगर हो, लगा हो कि छूट गया हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।